हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आ जाओ फटाफट सब सभी लोग, क्योंकि पढ़ना एक बात है और किसी टीचर से पढ़ना वो एक बात है, अलग बात है कुछ। ठीक है, आए बस समझ में। फटाफट से सभी लोग शेयर वेयर कर दो, क्योंकि ये बात मैं क्लास के ड्यूरिंग तो नहीं करने वाला, आप सभी लोग ये बात जानते हो। एक ही बार बोलना चाहता हूँ, कर दो फटाफट से शेयर। जहां भी जैसे भी आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव होते हो, वहां पे इस लिंक का स्टेटस लगा सकते हो। ये बता सकते हो कि इस यूट्यूब चैनल पे या आपके यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। अगर ये विद्यार्थी को समर्पित है, अगर ये स्टूडेंट को समर्पित है, तो ये डेफिनेटली आपका ही चैनल है। ठीक है, हम तो सिर्फ इस पे कठपुतली है, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। सारा काम सिर्फ आपका ही कर रहे हैं, किसी और का तो कर नहीं रहे हैं। आए बात समझ में? तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का सेशन। आज के सवालों को मतलब धुआं मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, आओ सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हम जो चीज खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, हंसते हंसते पढ़ाई करो, मुस्कुराते पढ़ाई करो, कभी भी गम में पढ़ाई मत करना। ठीक है, कि हमको इसने छोड़ दिया, हमको उसने छोड़ दिया, ठीक है ना, और तुम गम में बैठे रहो और फिर इसके बाद पढ़ाई करो। ये पढ़ाई करने का तरीका ही नहीं होता है। पढ़ाई करने का हमेशा जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप उस पर समर्पित हो जाओ। एक ऐसा तरीका होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है उनको नहीं पता है, क्या पढ़ना है उनको नहीं पता है। और स्पेशल खास करके जो फ्रेशर्स आते हैं, अब एसएससी की, उन्हें लगता है ना इंटरमीडिएट मैं पढ़ चुका हूं, अपने आसपास देखते हैं इंस्पेक्टर कोई लड़का बन गया एसएससी से, तो चलो अब हम भी एसएससी की तैयारी करेंगे। ठीक है, उनके वो ठानते लेते हैं कि एसएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि स्टार्ट कहां से करना है, शुरुआत कहां से करना है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, नहीं पता होता। हम वो सारी ही चीजें आपको यहाँ पे देते हैं। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कंप्लीट गाइडेंस। ठीक है, आई बस समझ में। यहां से स्टार्ट करो। ये सवाल है आज का। सवाल को मतलब तोड़ो फोड़ो, मर्जी आपकी है जैसे करना है। मैं कर रहा हूं, आप भी करो। और आप ये देखो कि आप क्या मेरे से जल्दी कर सकते हो। अगर आप मेरे से जल्दी कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरे से लेट लग रहा है, मेरे से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, फिर आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं यहां बात भी करता हूं, तुम्हें समझाता भी हूं और करता भी जाता हूं सवाल। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सवाल करने होते तो तुम सोचो मैं कितने आसानी से, कितने जल्दी कर जाता। आप ये बात समझते हो? मैं 20 सवाल लेके आता हूं और मैक्सिमम अगर मैंने कभी टाइम लिया है तो 20 मिनट। यानी एक सवाल के लिए मैं 1 मिनट ही लेता हूं, और उसके भी पीछे 4-5 मिनट तो अभी देखो मैं बात कर जाता हूं। अगर आपको मेरे से कम टाइम लग रहा है तो सिंपल सी बात है, फिर आप बढ़िया हो, अच्छे हो, फिर भी तुम्हें लगातार प्रैक्टिस बना के रखनी है। लेकिन अगर आपको मेरे से ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर बहुत वर्क करना है आपको, बहुत ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि यही नहीं है, एक एमटीएस ही नहीं है, अभी तुम्हें एमटीएस के बाद भी एग्जाम देने हैं। गॉट इट? स्टार्ट करो। जरा भाई एक्स और वाई दो बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। एक्स और वाई ये दो बिंदु से चलना आरंभ करते हैं। कहता 20 किलोमीटर चलते हैं। कह रहा दोनों विपरीत दिशा में चले हैं। ठीक है, कहता है कि एक्स बाई ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। ये कौन सी डिस्टेंस हो गई? अरे यार, ये कुछ उल्टा हो गया है। आओ सुनो मेरी बात। कहता भैया ऐसा है कि एक्स तथा वाई एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, यानी एक इधर चलेगा और एक इधर चलेगा। ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया। कहता 20 किलोमीटर चलते हैं, दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर, यानी 20 ये भी 20 ये भी, दोनों के दोनों 20 चल रहे हैं। यानी कि मेरे भाई एक्स यहां पहुंच गया और वाई यहां पहुंच गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्स दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर का मतलब यहां मुड़ेगा और 15 चलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि वाई बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने का मतलब फिर ये भी इधर ही मुड़ रहा है और 15 चला। ठीक है जी, अब कह रहा है वे एक दूसरे कितने दूरी पे हैं। तो मेरे भाई जहां पे थे वहीं पे तो हैं। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितने का है? 40 किलोमीटर का। ये तो कहानी गड़बड़ है? क्योंकि अगर ये दोनों ही हैं, आपसे क्या पूछा है, वे एक दूसरे कितनी दूरी पर हैं? वे एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि 20 यहां भी उन्होंने चला था और 20 यहां भी चला था, और 20 + 20 कितना होता है? 40 होता है। सवाल का उत्तर तो यही आ रहा है। तो इसमें एक बना लो, एक सवाल का उत्तर बना लो, ये 40 ही होगा।
ठीक है, समझ में है ना, क्योंकि ये मुड़ रहा है बाएं, ये मुड़ रहा है दाएं, ये दाएं मुड़ा इधर चला, बाएं मुड़ा तो भी इधर मुड़ेगा, है ना। सवाल तो ऐसा ही है। अच्छा ये बाएं मुड़ रहा है, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक यहां से चलता है और एक यहां से चलता है। ये बाएं मुड़ रहा है, सो सॉरी, ये बाएं मुड़ रहा है, यहाँ 15 चला, और ये बाएं मुड़ रहा है, इधर ही 15 चला। तो कह रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, बस समझ में, ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, इसको अगर मैं और बढ़ा दूं, तो अगर ये 15 था तो ये भी 15 है, तो दोनों हो जाएगा 30 के, और ये है 40 के, तो भैया ये हो जाएगा 50 के, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। तो आंसर तो अभी भी ए ही रहा, लेकिन मैंने उसको बनाया था। ठीक है, आओ अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए 4 वर्ष पूर्व, इनका अनुपात क्या है, ये है, यानी कि 5 और 6। भाई 4 वर्ष पूर्व की बात न कर रहा है, वर्तमान से 4 वर्ष पहले। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु, यानी कि जब यहां वर्तमान पे पहुंच गए तो दोनों की वर्तमान आयु का जो योग मिला ना, वो 54 मिला। क्या मिला, सॉरी 52 मिला। ये दोनों की वर्तमान आयु का योग है। तो अगर 4 साल पहले हम आयु का योग निकालना चाहते हैं तो मेरे भाई 4 साल पी में से भी घटा लो, 4 साल क्यू में से भी घटा लो, यानी कुल मिला के हम क्या कर लें, 8 साल घटा लें। तो अगर 8 साल मैंने इसमें से घटा लिया, तो अब जो मिलेगा हमें आंसर, यानी कि यहां मिलेगा 44। अब ये जो 44 मिला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 4 साल पहले की आयु के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सी बात है, उसने बोला कि वर्तमान आयु का योग 52 है, तो मैंने क्या किया, ये P प्लस Q है, तो P में से भी 4 साल घटा लिया, Q में से भी 4 साल घटा लिया, तो इसका मतलब अब जो हमें संख्या मिली होगी वो 4 साल पहले की आयु का सम है ना। तो 4 साल पहले की आयु का अनुपात ये है, इन दोनों का सम बनेगा 11, और ये कह रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है 44 को, क्योंकि योगफल तो इतना ही है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 के, और 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही 4 के बराबर आएगी, आपसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सा है, बोलो कैसे। तो 5 चौका 20 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, 4 साल जोड़ दो भैया, 4 साल दोनों में जोड़ दो, क्योंकि वर्तमान पूछा, तो ये हो जाएगा 24 के और ये हो जाएगा 28 के। 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, तो 6:7, 6:7। डन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो आसान सवाल है, पहले आप भाग दे दो, 3 पच्चे 15 हो गया, फिर गुणा कर लो, 7 पच्चे 35 हो गया, यहाँ माइनस का 35 और यहाँ प्लस का 35 और यहाँ प्लस का 4। आप समझते हो ये तो कट जाएगा, 4 मेरे सवाल का उत्तर आएगा। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, याद रखना, बोर्ड में उसका एक सवाल पूछेगा। ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि इनमें से बताओ निम्नलिखित कौन सी संख्या ऐसी है जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। यार देखो, अगर कोई नंबर 15 से विभाजित होगा तो पहली बात ये तो होगा नहीं, वो सिंपल सी बात है। और 15 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट वाला जो डिजिट होना चाहिए वो तो 0 हो या 5 हो। देखो 0 5 है, इसमें तीनों ही मेरे आंसर हो सकते हैं। लेकिन अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लो कि संख्याओं के डिजिट का जो सम होगा वो 3 के बराबर, 3 के मल्टीपल में आएगा। तो देखो ये है 4 5 4 9, तो ये तो आ रहा है, इसी को आंसर मारो, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ने की क्या ही जरूरत है। अब जरा इसको देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने आपको बताया है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम कैसे करेंगे, कहता है इसके कितने गुणनखंड होंगे। मैं आपसे बार बार नहीं, कम से कम नंबर सिस्टम मैंने पढ़ने के लिए आपसे बोला है, और जो मैंने सीजन में पढ़ाया भी है। मैंने आपसे बोला इस नंबर को आप पहले प्राइम फैक्टरों में ब्रेक करो। तो सिंपल सी बात है सर, आप इसको ब्रेक कर सकते हो 36 दूना 72 और गुणा 5 में, इसको 9 8 72 और गुणा 5 में। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हो 2 पे पावर 3, इसको बोल सकते हो 3 पे पावर 2, और इसको बोल सकते हो 5 पे पावर 1। अगर आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर चाहिए होते थे तो इन पावरों का आप क्या कर लेते, सम कर देते। लेकिन यहां पे प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, इसने पूछा है गुणनखंड कितने होंगे। तो भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर सीधी सीधी बात है, यहां पे जो पावर है इसमें 1 प्लस कर दो, यानी कि 3 पे 1 प्लस, उस वाले पावर में भी 1 प्लस कर दो, यानी 2 पे 1 प्लस, और 5 वाले पावर में भी 1 प्लस कर दो।
ठीक है, अब सभी को जोड़ दो और गुणा कर दो। तो यहां 4 हुआ, यहां 3 हुआ, यहां 2 हुआ, 8 3 24 मेरे सवाल का उत्तर हुआ। ठीक है, अगला नेक्स्ट कह रहा 1 से लेके 100 तक संख्या में 3 तथा 4 के कितने गुणांक हैं? गुणांक नहीं है, गुणांक है। 3 तथा 4 के कितने गुणांक हैं? तो 3 तथा 4 के गुणांक का क्या मतलब है? 3 तथा 4 के गुणांक का क्या मतलब है भाई? 3 तथा 4 के गुणांक का सीधा सीधा मतलब है कि वो 3 का भी हो और 4 का भी हो, या ऐसा हो सकता है कि 3 का भी हो अलग हो, 4 का भी हो अलग हो, और 3 4 का अलग हो। बात आई समझ में? आओ सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने ये बोला है आपसे, जब कभी ऐसा नंबर में निकालना होगा तो पहले आप उसके 3 का गुणांक निकालो। तो समझना भाई 100/3 माइनस 1/3, ये मैं 3 के गुणांक निकाल रहा हूं, और 100/4 माइनस 1/4 ये मैं निकाल रहा हूं 4 के गुणांक, ये मैं निकाल रहा हूं 4 के गुणांक। तो 3 के गुणांक कितने आएंगे भैया? 33, है ना? सिंपल सी बात। यहां तो मुझे नहीं लगता कोई नंबर आएगा एक के बाद, तो 33 नंबर कुछ ऐसे कुल ऐसे आएंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, और यहां पे 25 नंबर कुल ऐसे आएंगे जो मेरे भाई, या आप इसको ना ही लिखते तो भी चलता, है ना? समझ रहे हो? 25 नंबर कुल ऐसे आएंगे जो 4 के गुणांक होंगे। आई बात समझ में? तो 33 और प्लस 25, ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 5 3 8 के, है ना, और 2 और 3 5 के, 58। समझ रहे हो? 5 3 8 के। तो 3 तथा अगर 4 के गुणांक देखो तो ये 58 मेरे सवाल का उत्तर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट कह रहा भैया ऐसा है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और ए भी 20% कार्यकुशल है, ए बी से 20% ज्यादा कार्यकुशल है। ठीक है ना? तो यार सिंपल सी बात, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, ये बी है ये ए है, 20% ज्यादा है तो यही तो होगा, है ना? इनकी इफिशियंसी कितना हुई? 5 और 6 के अनुपात में। सिंपल सी बात है। आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर इनकी इफिशियंसी का मैं सम कर देता, या ऐसा देखो कि अगर 6 अनुपात से अगर मैंने 15 काम को किया, है ना, 15 दिन में काम कर रहा हूं, तो टोटल काम कितना है? 15 छक्का 90, टोटल काम ही 90 है। और कह रहा है टोटल अगर काम 90 है तो 5 क्षमता के हिसाब से करना, तो 18 25 90, सवाल का मेरा उत्तर ही 18 होगा। समझे कि नहीं? अगला देखो, कह रहा है 3 नल एबीसी टंकी क्रमशः 20 30 36 घंटे में भर सकते हैं। 20 30 और 36 है। देखो भैया ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर मैंने 36 गुणा 5 किया, है ना, तो 180 आएगा। यार पहले आप एक काम करो, 20 को उठा के रखो या 30 को उठा के रखो। 30 को मैंने उठा के रखा तो 10 तो इसमें चला गया, है ना? और आप ये भी समझते हो कि 3 दूना 6, 6 भी गया, नहीं 6 छक्के 36 हो जाएगा, यानी कि 6 एक बचा है, 6 को रख लो, यानी 6 18। 180 मेरे सवाल का क्या आ जाएगा? एलसीएम। अब फटाफट मुझे एफिशिएंसी निकालो। 20 20 9 180, है ना, 9 दूना 18, 3 छक्का 18 हो जाएगा, और 36 पंजे होगा। कह रहा अब ये सारे के सारे एक साथ खुल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 15 15 5 20, तो 20 क्षमता के हिसाब से मैं 180 काम को या 180 क्षमता को कितने देर भर दूंगा? तो 2 9 18, यानी कि 9 घंटे में। कितना भैया? 9। कितना? 18। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कह रहा है एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 60 और 80 मतलब 40 है। कहता क्षेत्रफल ये है तो ऊंचाई का मान। अब बहुत आसान है यार, समलंब का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग का योग गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, यही तो होता है भाई। क्षेत्रफल हमारे पास दे दिया है 200, और 2 का तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा गुणा 2, और समांतर भुजाओं का योग करोगे तो 60 और 40 होता है भाई सब 100। बीच की दूरी को आप h मान लो, ये तो कट गया, 2 दूना 4, h की वैल्यू आ गई मेरी 4, है ना?
नेक्स्ट कहता भाई दो छूट मेरे पास हैं, एक है 50%, एक 20%। कह रहे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का? 42 का। तो यार आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि एमपी गुणा इन दोनों के बीच डिफरेंस यानी कि 30%, सर ये हो जाएगा किसके? 42 के बराबर। आप 3 से काटोगे तो 14 तिया हो जाएगा 42, और 10 का गुणा भी कर लो तो 140, है ना। तो बिल की राशि पूछ रहा है कितनी थी भाई, ये तो अलग ही पूछ दे दिया इसने है। आओ जरा देखो, 14 तिया 42, ठीक है ये तो सही था। एक बिल में 50% और 20% के दो क्रमांक छूटों के बीच अंतर 42 रुपए का है, बिल की राशि कितनी थी? तो भैया ऐसा है, कह रहा है कि दो क्रमागत छूटों के बीच अंतर 42 रुपए का है। अच्छा जी भाई, अगर मेरे पास कोई चीज 100 की है तो अगर मैं इसको 50% का डिस्काउंट दूंगा तो ये 50 की बिकेगी, और अगर मैंने फिर इस पे 20 का डिस्काउंट दिया तो ये 40 की बिकेगी, है ना। 40 की बिकेगी, है ना। चलो अब जरा ध्यान से सुनो, अगर कह रहा है इन दोनों के बीच डिस्काउंट की बात कर रहा है तो ये तो 10 रुपए है ना। और 100 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 420। यहां भी कहानी गड़बड़ है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि पहली बात ये तो 40 है और ये 100 है, तो इन दोनों की भी डिफरेंस की बात कर रहा है, तब तो ये 6 6 7 42, तो 700 नहीं, गड़बड़ है काम। हाँ मुझे लग रहा है ना ये तो प्रॉब्लम ही है इसमें। एक बार इसको जरा चेक करता हूं मैं, ठीक है आप इसको छोड़ दो। एक व्यापारी 560 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और इसके अंकित मूल्य निर्धारित करता है, 20% छूट देने के बाद 40% का लाभ प्राप्त करता है। यार ये तो वो उससे हो जाएगा, एमपी बटा सीपी 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। इसको आप याद रखना हर स्थिति में। एमपी की वैल्यू कितना? अच्छा एमपी नहीं पता है मुझे, एमपी ही निकालना है। सीपी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितना, 560 गुणा, मैंने इसको सीपी को इधर कर दिया। 100 प्लस पी का मतलब क्या है मेरे भाई? 140, और माइनस डी का मतलब माइनस बी, मतलब 100 में से 20 घटा लोगे तो 80 आएगा। 8 7 56 होता है 7, 14 7 98। तो एमपी की जो वैल्यू आई, बोलो क्लियर है? हाँ कहता भाई x और y की आयु का जो अनुपात है वो 3:2 के है, उसका व्यय क्या है? वो 7:3 के है। कहता ये दोनों माह में अंतर क्या है भाई? 800 रुपए का। यार ये तो मैं सवाल कई बार करवा चुका हूं, बस पूछने का इसके तरीका अलग है, बस इतना ही है। क्या दोनों में डिफरेंस सेम का? नहीं सेम है तो डिफरेंस सेम कर लो, ये तो मैंने कई बार बताया। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आप समझते हो, यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 का गुणा इसमें कर लो, 4 3 12, 4 दूना 8, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। पहले अनुपात ये था, अनुपात ये हो गया। अब इनका डिफरेंस ले लो, सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। तो 7 और 5 12, 5 बराबर किसके हो जाएगा? 8 के, 800 के, है ना। यहाँ भी 8 5 ही दिख रहा है, तो आप समझते हो एक यूनिट की वैल्यू 16 25 यानी 160 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 160। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स की आय पूछ रहा है, यानी कि 16 और 12 का गुणा करोगे, 16 और 12 कितना आएगा? 6 दूना 12 है, 192। ठीक है, सिंपल था ये। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कुछ नहीं करना इसमें, आप इसको m/n/o की वैल्यू आप फटाफट से फाइंड कर लो। m की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 लगा लो, यहाँ 3 लगा लो, गुणा कर लो। 3 3 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, 7 25 35 हो गया, 7 25 35, ये हो गया इनका रेशियो। अब जोड़ लो, m का मतलब होता है मेरे भाई 15, मतलब 9, ये 15, 15 और 9 कितना होता है मेरे भाई? 24 के /2। n का मतलब होता है 15, o का मतलब होता है 35, तो ये हो गया 50 के। ठीक है भाई, ये क्या आ रहा है? n और o, तो ये तो कहानी ही गड़बड़ कर देगा। देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहां आएगा 25 के, यहां क्या आएगा? 12 के। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं किया? 7 25 35 कर दो, यहाँ 5 किया है तो 7 25 35, 3 3 9, 5 3 15, ठीक है 15, ये हो गया 40, 10 50 के, है ना, n और o, और ये हो गया 24 के। मेरे सवाल का तो उत्तर सही है, आप जांचना कि आंसर क्या है। अगला देखो, कह रहा है n संख्याओं का औसत क्या है? 10 है, तो n संख्याओं का सम क्या होगा? 10 संख्या। कहता है यदि 6 संख्याओं को हटा दिया जाता है
तो औसत 12 हो जाता है। 6 को हटा दोगे, इसका मतलब क्या रह गया भाई, n-6 संख्या रह गई। अब कह रहा औसत क्या होता है, 12n और 12 छक्के 72। ये तो आप समझते हो इस बात को, 12 छक्के 72, ठीक है, समझे। तो पहले सम ये था, अब सम कितना हो गया, 12n-72। समझ रहे हो कि नहीं? अब बोलोगे सर बिल्कुल समझ तो रहे हैं, ठीक है जी, है ना। यानी कि अब मेरे पास वो 6 संख्याएं रह गई होंगी, ठीक है, अब वो मेरे पास 6 संख्याएं रह गई होंगी, ठीक है, और 6 संख्याओं का औसत मुझे नहीं पता है, तो क्या मान लो, इसको x मान लो, क्या मान लो, इसको x मान लो, बट गड़बड़ हो जाएगा काम। पहले आप इसको सॉल्व करो, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2n, अच्छा ये 72 है, ये 72 है, 72 है ये, माइनस का 2n और माइनस का 72, समझे कि नहीं। 2 से अगर मैंने काट दिया तो ये हो जाएगा n-36, ठीक है, 2 से अगर भाग मैंने दे दिया, तो अगर n की वैल्यू 36 हो जाए तो n की वैल्यू 36 कैसे आएगी। हाँ, गड़बड़ हो रहा है ना, ये गड़बड़ हो रहा है, ये एक तो ये गड़बड़ ये कर देता है कि प्रॉब्लम ये करता है, क्या ही बताऊं मैं। कहता भाई ऐसा है कोई लेकिन गड़बड़ तो ये है ना कि 6 संख्याओं। अच्छा एक बात समझना भाई, कि ये जो मुझे 2n माइनस का 72 मिला है, ये माइनस का 2n माइनस का 72 जो मिला है मुझे, या प्लस का 72 मिला या माइनस का 72 मिला है, ये 6 संख्याओं का योग है, ठीक है, 6 संख्याओं का योग है। नहीं निकल सकता यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे निकल सकता है, देखना जरा इसको, मैं बताऊंगा बाद में इसको। कह रहा एक व्यक्ति है 250 रुपए कुर्सियों को बेचकर 50 रुपए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है, तो 50 चीज का एसपी अगर मैंने 50 रुपया मान लिया, तो सिंपल सी बात है, एक वस्तु का एसपी, एक कुर्सी का एसपी क्या होगा, 1 रुपया, तो 250 का एसपी कितना होगा सर, 250 का एसपी पर 250 रुपया होगा। अच्छा जी, तो 250 का सीपी क्या होगा, सीपी निकालना सिंपल सी बात है, इस प्रॉफिट को हटा दो, प्रॉफिट को हटा दो, तो इसका मतलब सीपी हो गया 200, सीपी कितना हो गया, 200 हो गया, है ना, सिंपल सी बात है, ये 50 रुपए का प्रॉफिट था, 250 रुपए मेरा विक्रय मूल्य था, 50 हटाओगे तो 200 मेरा सीपी हो जाएगा। अब कह रहा है आपको क्या चाहिए, प्रतिशत लाभ चाहिए, प्रतिशत लाभ चाहिए, तो 50 रुपए का लाभ हो रहा था किस पे, 200 पे, 50 का 200, 20% मेरा, सॉरी 25% मेरे सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने कई बार करवाया है, 195 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 35% की हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए उसको कितने बेचेगा। यार 35% का लाभ, इसका मतलब उसको 65% पे ही बेच दिया गया, कह रहा है ये 195 के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 130% का उत्तर क्या होगा, तो 195 हो जाएगा, गुणा 130 कर देना, और ये हो जाएगा 65 के, तो 65 दूना हो जाएगा, ये 2 से आप गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 280, 390, खत्म, है ना। नेक्स्ट कह रहा 1600 को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। समझना भाई, 1600 रुपया है, 1600 को पहले 25% बढ़ाया गया तो ये 125 हो जाएगा, 125 बटा 100, और फिर कह रहा है 25%, अच्छा पहले घटाया गया 25%, तो 25 घटाया तो ये 75 हुआ, फिर कह रहा है 25 बढ़ा दिया, यानी 125 हो जाएगा, है ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 चौके 16 कट गया, 3 बचे 15 बचा, डबल 0 बचा ही है, तो ये मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट कह रहा 40 कुर्सियों का कुल मूल्य मेरे भाई 1600 रुपया है, प्रत्येक कुर्सी को 20% बढ़ा दिया जाता है, कह रहा कुर्सियों की संख्या 10 कम कर दी जाती है। यार समझना मेरी बात ध्यान से, मूल्य बढ़ाएगा कुर्सियों की संख्या कम कर देगा, तो इसका मतलब यह है कि हो ना हो, कह रहा है कुर्सियों का कुल मूल्य क्या था, समझना ध्यान से भाई, 40 कुर्सियों को का कुल मूल्य कितना है भाई, 1600, एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 40 रुपया, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 40 रुपया, ये एक चेयर का मूल्य। कहता ऐसा उसने किया है ना कि कुर्सियों की संख्या 10% बढ़ा दिया है, ठीक है, तो कुर्सियों की संख्या 10% बढ़ाने का मतलब कुर्सियों को 44 कर दिया इसने, ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% बढ़ा दिया, तो एक कुर्सी का मूल्य अगर 20% बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 48 रुपया,
यानी एक कुर्सी का मूल्य उसने क्या कर दिया, 48 कर दिया है, और कुर्सी को बढ़ा के कितना कर दिया, 44। बात आई समझ में? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आया? तो कह रहा है तो कुर्सियों का कुल मूल्य बताओ कितना होगा। समझना भाई ध्यान से, कह रहा है 48 रुपए की एक कुर्सी है और मेरे पास है कुल मिला के 44 कुर्सी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ मतलब गुणा कर लो इन दोनों को, तो 4/32 के 2 हो गया, ये तो 32 कोई किसी ऑप्शन में ही नहीं है। कह रहा प्रत्येक का मूल्य 20% बढ़ाया गया, तो भाई 20% यही तो आएगा, 4 दूना 8। ठीक है ना, एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया था, 4 चौके 16, तो यही तो आएगा। और क्या कह रहा है, कुर्सियों की संख्या 10% कम कर दी जाती है। ये देखो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कम करने का मतलब ये 36 रह गया ना अब। ठीक है, 10% कम करने का मतलब यहाँ पे 36 लिखो। 8 चौका है 8, 6 48, 8, तो यूनिट डेजिट के हिसाब से मैं ये आंसर मार सकता हूं। अगला कह रहा है एक गाड़ी है भाई साहब 50 मीटर पर सेकंड कैसे 2 घंटे तक चलती है, दूरी बताओ क्या होगा। तो पहली बात तो ये 5 का मल्टीपल है, वो भी 10, तो 18 का मल्टीपल होगा यानी 180। 180 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 7 घंटे चलती है, तो 18 7 126 मेरे सवाल का उत्तर होगा। डिस्टेंस इतना ही चलेगी। अगला सवाल ये है, कह रहा है एक 6 किलोमीटर पर घंटे कैसे चलने पर एक रेलगाड़ी टेलीफोन को खंबे को क्रॉस करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है भाई, 720 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने में लिया गया समय बताओ कितना होगा। यार ये मीटर प्रति घंटा में है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 6 को मीटर पर सेकंड बना यानी 5/18, 6 18 यानी कि 5/3, 5/3 ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। कह रहा टाइम बताओ क्रॉस करने में, तो 720 यहां लगा है, टाइम को यहां कर दो, 3 को ऊपर कर दो, तो 5 से काटा तो ये हो जाएगा भैया 36, नहीं 72 दूना 144 के 144। ठीक है, गुणा दो, तो 4 दूना 8 मेरे सवाल का उत्तर आना चाहिए भैया। 7 एकम 7, 5 एकम 5 हो गया, 5 का 20, 5 का 20, तो टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 288 आनी चाहिए टी की वैल्यू सेकंड में। अरे यही आना चाहिए, मारो गोली। एक बार फिर से देख लो, एक बार जरा, अगर नहीं समझ आ रहा फिर से एक बार देख लो। ये जो है ना मेरा किलोमीटर पर घंटे में है और ये मीटर में है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि 720 मीटर, और ये हो गया आपका, समझते हो कि 5/18 होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये 5/3 आएगा, तो 3 को ऊपर कर दो। अच्छा ये 3 है, ओए होए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तभी तो मैं कह रिया हूं। सवाल का उत्तर भी तभी गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 3, तो 8 24 के 4 है, 3 8 24, अरे 3 चौके 12 होता है, 432। 432 मेरे सवाल का राइट आंसर। यही आप आंसर दोगे भी अगर आपको सवाल सही करना है तो देख लिया ये 20 के 20 सवाल मैंने कैसे अटेम्प्ट करा दिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ऐसा तभी हो सकता है जब आप फुल प्रैक्टिस करोगे और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। यूट्यूब का सीधा सा मतलब होता है कि प्रैक्टिस कितना बढ़िया आप कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप सफल हो जाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो है ही। मैं आज इतना ही रखूंगा, आप सभी से अलविदा लेता हूं आज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, शेयर वेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।